जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं जितेंद्र कुमार जीत मंत्रा क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से तैयार हो जाइए क्योंकि साइकोलॉजी की जो क्लास है वो आपकी प्रारंभ हो चुकी है। और आज के टॉपिक में सीडीपी टॉपिक में हम लोग बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं, थ्योरीज पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम क्या है, नैतिक विकास का सिद्धांत। ये नैतिक विकास का सिद्धांत क्या है प्यारे बच्चों, जो किसने दिया था, कोहलबर्ग ने। बहुत महत्वपूर्ण थ्योरी है और मात्र इसी थ्योरी से आप लोग कितने, प्यारे बच्चों ध्यान देना, 3 से 5 नंबर भाई अपने गेन करोगे इसी थ्योरी से, जिस थ्योरी का नाम क्या है, नैतिक विकास का सिद्धांत। बहुत बढ़िया भाई, जल्दी से वीडियो को शेयर कर देंगे। और चलिए आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि नैतिक विकास का जो सिद्धांत है वो है क्या। तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, जिसे मॉरल डेवलपमेंट कहा जाता है। जिस भी जगह जो एक व्यक्ति होता है, एक जो बच्चा होता है, वो जब किसी सही और गलत के बारे में यह डिसीजन ले सके कि समाज के लिए क्या सही है और क्या गलत है, यानी कि सही और गलत में से जब कोई निर्णय ले ले कि जो हम काम कर रहे हैं उससे हमारे काम को करने से समाज में कोई समस्या तो नहीं है, किसी को परेशानी तो नहीं है, तो उसी समय जब हम एक फाइनल डिसीजन पे पहुंचते हैं प्यार बच्चों, वही क्या होता है, उसी को कहा जाता है नैतिक विकास। उसी को क्या कहते हैं, नैतिक विकास कहते हैं। यानी कि सही और गलत में अंतर करना। देखिए, नैतिकता जिसे प्यारे बच्चों मोरालिटी कहा जाता है, नैतिकता से व्यक्ति बच्चा सही और गलत में अंतर कर पाता है। क्या है, याद रखना, नैतिकता से व्यक्ति या बच्चा जो है वो सही और गलत में अंतर कर पाता है। अब इसमें बच्चा दो चीजें होती हैं। एक तो कहा जाता है, जिसे कहा जाता है नैतिक तर्कना, और एक होता है प्यारे बच्चों ध्यान देना, नैतिक दुविधा। नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कना में क्या डिफरेंस है समझना भाई। नैतिक तर्कना को कहा जाता है मॉरल रीजनिंग, और नैतिक दुविधा को क्या कहा जाता है, मॉरल डिलीमा कहा जाता है भाई। अब इन चीजों के बारे में समझना प्यारे बच्चों, इस जगह थोड़ी मिस्टेक हो गई है। तो नैतिक तर्कना किसे कहते हैं और नैतिक दुविधा किसे कहते हैं, इसके बारे में समझने, लाइन ऊपर नीचे हो गई, इस चीज को समझिए भाई। नैतिक तर्कना तो कहा जाता है जब बच्चा किसी सही या गलत में से एक वर्ड को क्या है, बिल्कुल सही फाइनल डिसीजन ले लेता है। जैसे सपोज करना, हमारे सामने जब सीटेट का पेपर होता है तो सीटेट के पेपर में लगभग 4 ऑप्शनों में से 2 ऑप्शन हमें ऐसे लगते हैं कि भाई ए भी सही है और बी भी सही है प्यारे बच्चों, लेकिन हम लोग कंफ्यूज हैं अभी। और मैंने फाइनली क्या कर दिया, मैंने उसमें से बी ऑप्शन को चुन लिया। तो मैंने जो अपना बी ऑप्शन चुना है प्यारे बच्चों, वही क्या होता है, उसी को कहते हैं नैतिक तर्कना। यानी कि सही और गलत के बारे में डिसीजन लेना प्यारे बच्चों, ये क्या होता है जब हम डिसीजन ले लेते हैं, तो ये नैतिक तर्कना कहलाती है। अब नैतिक दुविधा क्या होगी इसके बारे में जानते हैं। जिस जगह हम लोग कंफ्यूज होते हैं, जिस जगह हम 2 ऑप्शनों में कंफ्यूज होते हैं प्यारे बच्चों, याद रखना, जिस जगह हम दो चीजों में कंफ्यूज होते हैं प्यार बच्चों ध्यान देना, उसे क्या कहते हैं, उसी को नैतिक दुविधा कहा जाता है। तो दोनों के चीजों के बारे में क्लियर हो गया भाई। सीटेट 2023 में भी क्वेश्चन आया था, सीटेट 2021 में भी, 22 में, यानी जब भी सीटेट का पेपर हुआ है प्यारे बच्चों, इस थ्योरी से आपके 3 से 5 क्वेश्चन हमेशा पेपर में देखने को मिले हैं। तो अब की बार जो एग्जाम है सीटेट 2024 का प्यारे बच्चों, टेंशन ना लीजिए, अब की बार भी 3 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना किसने की थी, इन्होंने जो आलोचना की थी वो की थी भाई कैरोल गिलीबर्ग ने। किसने किया प्यार बच्चों, कैरोल गिलीबर्ग ने। यानी कि आपका क्या हो जाएगा, इस नाम को याद रखना, क्योंकि इन्होंने कहा था कि इन्होंने, कैरोल गिलबर्ग ने महिलाओं को क्या है कम प्राथमिकता दी। किसने कहा था, ये कहा था भाई कैरोल गिलीबर्ग ने कोहलबर्ग के लिए। क्योंकि अगर मैं बात करता हूं, कोहलबर्ग जो है प्यारे बच्चों, वो किस देश के निवासी हैं, वो हैं अमेरिका के। किस देश के निवासी हैं, अमेरिका के। और इन्होंने जो अपनी स्टोरी या कहानी कही थी वो किस पर कही थी, एक व्यक्ति था जिसका नाम था हिंज। जिसका नाम क्या था, हिंज नाम था। इस व्यक्ति के ऊपर इन्होंने पूरी स्टोरी बताई थी। अब एक बार इस स्टोरी के बारे में हम लोग एनालिसिस करेंगे कि स्टोरी है क्या प्यारे बच्चों। तो देखिए, हिंज नाम का एक व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति की बीवी होती है और वो अपनी बीवी से बेहद प्रेम करता है, लेकिन किसी भी कारणवश
उसकी बीवी की तबीयत सडनली अचानक से खराब होती है, और खराब होने के बाद में जब वो डॉक्टर को दिखाता है तो डॉक्टर इस चीज के बारे में कहता है कि आपकी बीवी को बचाया जा सकता है, बस उसके लिए आपको ये दवा लेके आनी होगी। वो पूरे शहर में घूमता है। शहर में जाने के बाद उसे एक मेडिकल स्टोर से वो दवा मिल जाती है। लेकिन जैसे ही उसने मेडिकल स्टोर वाले से कहा कि भाई मुझे दवा दे दो, तो उस मेडिकल स्टोर वाले ने जो उस दवाई पर प्राइस रखा था, यानी कि जो उस पर एमआरपी थी प्यारे बच्चों, एमआरपी थी उस दवा पर, वो थी 500 रुपये। और उस पर उसने उस दवाई को दे रहा था वो कितने में, 5,000 रुपये में। कितने में दे रहा था, 5,000 रुपये में। ये एमआरपी कोई भी हो सकता है, ये एग्जाम्पल के लिए है। तो वो इस पर जब 5,000 रुपये में इस दवा को दे रहा था, हिंज के पास जो टोटल पैसे थे, वो पैसे कितने होते हैं, वो मात्र प्यारे बच्चों 3,000 होते हैं, या एटलीस्ट उसके पास मात्र 500 रुपये होते हैं। अब जब कोहलबर्ग ने ये स्टोरी अपनी कक्षा में बच्चों को सुना रहे थे, तो उस समय अब हिंज ने उस मेडिकल स्टोर वाले से भाई रिक्वेस्ट की कि मुझे ये दवा दे दीजिए, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मुझे अपनी बीवी की जान बचानी है। लेकिन जब मेडिकल स्टोर वाले ने ये कहा था कि भाई नहीं, यह दवा तो मैं पैसे कमाने के लिए बनाई, ये दवा तो मुझे इस दवा के पैसे ज़्यादा ही चाहिए, मैं इसे कम दामों में नहीं बेच सकता, क्योंकि पूरे शहर में इकलौती उसी दुकान पर या उसी मेडिकल स्टोर पर वो दवा थी। अब जब कोहलबर्ग ने बच्चों को वो स्टोरी सुना रहा है, तो हिंज के मन में दो विचार आ रहे थे। या तो मैं पैसे का अरेंजमेंट करूं भाई, और अगर पैसे का अरेंजमेंट नहीं हो रहा है तो दूसरी कंडीशन क्या हो रही है, मुझे यहां से चोरी करनी होगी। या एक कंडीशन थी कि मैं अपनी बीवी को मर जाने दूं, क्योंकि अगर दवा नहीं मिलेगी तो मेरी बीवी जो है वो मर जाएगी। लेकिन हिंज अपनी बीवी से बहुत ज्यादा प्रेम करता था प्यारे बच्चों, तो उसे ये भी लग रहा था कि मैं अपनी बीवी को मरने नहीं दूंगा, पैसा भी नहीं था, तो एक ऑप्शन बचा उसके पास, चोरी करने का। तो अब कोहलबर्ग बच्चों से ये क्वेश्चन करता है कि जो हिंज ने ऐसी सिचुएशन या ऐसी कंडीशन में अगर हिंज चोरी करता है तो क्या वो सही करता है, या वह अपनी बीवी को मर जाने दे। अब बच्चों के सामने इस प्रकार से नैतिक कहानी कही गई कि बच्चे कंफ्यूज हो गए। अब बच्चों को एक तरफ तो ये पता है कि अगर हिज नाम का व्यक्ति चोरी करेगा तो उसे पुलिस पकड़ ले जाएगी, कहीं ना कहीं उसे फांसी हो सकती है। और एक तरफ उसे यह भी बताया गया है कि अगर उसने चोरी नहीं की तो वह अपनी बीवी को वह अपनी बीवी को खो देगा। अब उसके सामने इस प्रकार की एक सामाजिक जो घटना है, जो कोहलबर्ग ने कहानी रूप में रख दी। अब बच्चे अपने नैतिक विकास का प्रयोग कर रहे हैं, और उस कहानी का एक निष्कर्ष निकाले कि हिंज को क्या डिसीजन करना चाहिए। तो चलिए भाई जानते हैं इस चीज के बारे में। अब जो कोहलबर्ग है, उसने किसको प्राथमिकता दी थी, किसे भाई, पुरुषों को, और महिलाओं को प्राथमिकता कम दी थी। जिसके कारण कैरोल गिलीबर्ग ने कहा है कि भाई मैं इस सिद्धांत की आलोचना करता हूं, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना करता हूं। और ध्यान देना, इन्होंने तो महिलाओं को कम महत्वपूर्ण दिया, यानी कि कम प्राथमिकता दी है भाई। अब देखिए क्या कहते हैं, नोट करके बेटे एक लाइन आप लोगों के लिए। कोहलबर्ग ने सांस्कृतिक यानी जो कल्चर होता है उसे महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति का सांस्कृतिक या कल्चर रहेगा उसे महत्वपूर्ण बताया है किसी भी काम को करने के लिए, क्योंकि व्यक्ति कहां से सीखता है, अपने समाज से, अपने अड़ोस पड़ोस से, अपने माहौल से, अपने परिवेश से ही व्यक्ति जो बच्चा होता है वो चीजों को सीखता है। नोट करके बच्चे एक लाइन और है, कोहलबर्ग ने कहा पुरुष की नैतिकता आधार न्याय होता है। कोहलबर्ग ने क्या कहा था, जो पुरुष होता है उसका जो नैतिकता का, उसका जो मॉरल डेवलपमेंट होता है प्यारे बच्चों, वो क्या होता है, ध्यान देना, वो होता है न्याय। और याद रखना प्यारे बच्चों, वो क्या है, हो, जबकि स्त्रियों की नैतिकता का आधार देखभाल होता है। जो आधार होता है बेटा वो क्या रहेगा, आपका केयर रहेगी, यानी कि आपका याद रखना प्यारे बच्चों, याद रखना वो केयर रहेगी भाई। ये क्या रहेगी आपकी, यही रहेगी प्यारे बच्चों, देखभाल। महिलाओं के अंदर देखभाल का नैतिकता का जो गुण होता है वो अधिक होता है। और याद रखना पुरुषों के अंदर क्या होता है, न्याय का भाई वो अधिक होता है। ये चीज किसने कही थी प्यारे बच्चों, ये कही थी याद रखना आपके कोहलबर्ग ने। अब नैतिक विकास की अवस्थाओं को कोहलबर्ग ने 3 तो अवस्थाएं बताई हैं, और 6 क्या बताइए प्यारे बच्चों, सब स्टेज बताइए। क्या बताइए, 6 भाई। देखिए कोहलबर्ग ने जो बच्चा रखना स्टेज बताई है वो कितनी बताई थी, 3 बताई है। सबसे पहली जो होती है इसे क्या कहा जाता है, प्रे कन्वेंशनल लेवल। बच्चा इसे क्या कहा जाता है, प्रे कन्वेंशनल लेवल।
प्राक रूढ़िगत नैतिक तर्कना का स्तर, पूर्व परंपरागत स्तर, पूर्व नैतिक स्तर बच्चा याद रखना। ये किसने कहा है, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है प्रे कन्वेंशनल लेवल भाई, ये किसने कहा था, ये कहा था कोहलबर्ग ने। सेकंड बच्चा याद रखना, इसकी दो क्या होती हैं, इसकी दो भाई सब स्टेजेस होती हैं, इसकी दो क्या होती है प्यारे बच्चों, सब स्टेजेस होती हैं। अब इसमें क्या है, सेकंड पहला जो स्टेज होगी वो क्या है, परंपरागत स्तर हो जाएगा, रूढ़िगत नैतिक तर्कना हो जाएगा बच्चा याद रखना, कन्वेंशनल लेवल कहते हैं जिसे। तीसरी क्या होती है, उसे कहा जाता है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। तो ये भाई आपकी तीन क्या होती हैं बच्चा, लेवल होते हैं। फर्स्ट, ये सेकंड हो गया, और ये क्या हो गया प्यारे बच्चों याद रखना, ये थर्ड हो गया। और अगर मैं बात करता हूँ किस चीज के बारे में भाई, अगर मैं सब स्टेजों की बात करूंगा तो हर एक लेवल की दो सब स्टेजेस होती हैं, तो तीन तो हो गई आपकी स्टेज हो जाएंगी प्यारे बच्चों, छह क्या हो जाएंगी सब स्टेज, सब स्टेज कितनी हो जाएंगी, सिक्स हो जाएंगी भाई। तो पहली क्या है प्री कन्वेंशनल, सेकंड क्या है पोस्ट कन्वेंशनल, थर्ड क्या है आपके याद रखना, सॉरी सेकंड है कन्वेंशनल, थर्ड क्या है पोस्ट कन्वेंशनल भाई, याद रखना इन चीजों के बारे में। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्री कन्वेंशनल जो लेवल होता है वो कौन सा होता है, इस चीज के बारे में जानते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, पहला क्या है ध्यान देना, प्री कन्वेंशनल लेवल क्या है, ये 4 वर्ष से 10 वर्ष का होता है। इसमें उम्र कितनी होती है, 4 से 10 वर्ष की। पेपर में क्वेश्चन आता है कि जो कोहलबर्ग है प्यारे बच्चों, उसने कितने वर्ष के बच्चों पर ये कहानी सुनाई थी, या कितने वर्ष को लिए, क्योंकि बच्चों के लिए प्री कन्वेंशनल बताया था, तो ये 4 से 10 वर्ष के बच्चों के लिए। इसमें नैतिकता क्या होती है, शून्य होती है, यानी कि जो बच्चा 4 वर्ष से लेके 10 वर्ष की उम्र का रहेगा भाई, उसमें नैतिकता क्या रहेगी, उसमें तो नैतिकता होगी ही नहीं, क्योंकि उसे तो नैतिकता का बच्चा क्या होता है, नैतिकता उसके अंदर शून्य होती है। सेकंड चीज देखिए, इस अवस्था में नैतिक तर्कना दूसरे लोगों के मानकों के अनुसार होता है। इसमें बच्चा सही और गलत के बारे में जानता नहीं है। जैसे हम लोगों ने किसी छोटे बच्चों से कहा भाई ये गलत है, तो वो बच्चे मान जाएंगे, हमने कहा ये सही है तो वो बच्चे उस चीज के लिए व्यग्र हो जाएंगे। यानी उनका खुद का मत नहीं है, खुद का विचार नहीं है, उन्हें क्या है, अगर जो चीज किसी चीज के लिए हम बोलेंगे वही उनके लिए सही रहेगा, और अगर हम किसी चीज को बोलेंगे वही चीज क्या रहेगी, उनके लिए गलत रहेगी। प्यारे बच्चों याद रखना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए, सब स्टेज क्या है प्यारे बच्चों याद रखना, ये क्या है आपका, फर्स्ट रहेगा दंड एवं आज्ञा भाई, पालन उन्मुक्ता, दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुक्ता क्या होगी प्यारे बच्चों याद रखना। देखिए भाई, बच्चे की नैतिकता सजा और आज्ञा पालन पर आधारित होती है। जब हिंज ने चोरी की तो बच्चों ने सोचा अगर वह चोरी करेगा तो उसे सजा मिलेगी प्यारे बच्चों। तो ये क्या है, ये क्या है, इसमें दंड और आज्ञा के बारे में क्या क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, दंड और आज्ञा पालन। बच्चे को ये पता है कि अगर बच्चों को ये पता है कि अगर हम कोई भी गलती करेंगे तो भाई वहां पर हमें क्या है, पनिशमेंट मिलेगी, और अगर हम क्या है गलती नहीं करेंगे तो याद रखना हमें वहां पर पनिशमेंट नहीं मिलेगी। तो सेम कंडीशन किसके बारे में, हिंज के बारे में। अगर चोरी करेगा, बच्चे ने सोचा अगर चोरी करेगा तो सजा मिलेगी, नहीं करेगा तो भाई उसे सजा नहीं मिलेगी। यही क्या होता है प्यार बच्चे याद रखना, यही होता है दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुक्ता। ये होती है सेकंड स्टेज होती है जी, उप सब स्टेज। सेकंड सब स्टेज क्या होती है प्यार बच्चे याद रखना, साधनात्मक सापेक्षता। ये क्या होता है इसे समझना, इंस्ट्रूमेंटल भाई याद रखना, रिलेटिविटीज बच्चा याद रखना। तो ये क्या चीज होती है, अगर मैं इसके बारे में बात करता हूं तो इसको कहा जाता है जैसे को तैसे की अवस्था। जैसे को तैसे की अवस्था क्या है प्यार बच्चों ध्यान देना। अगर मैं बात करता हूं जैसे को तैसे के बारे में भाई, जैसे सपोज कीजिए आप लोगों ने देखा होगा अक्सर कि जब हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं तो छोटे बच्चों के साथ हम कभी मस्ती करते रहते हैं, सोते रहते हैं, लेटे हुए हैं, तो हम क्या है भाई, हम लोग उसके ऊपर क्या करते हैं, हम उसकी कमर पे या पेट पे ऐसे गुदगुदी करते हैं, तो बच्चा क्या है कि भाई ठीक है तुम्हारा नंबर है। तो ये चीज देखी होगी। या फिर कभी कभी आपने देखा होगा जब आप स्कूल टाइम में पढ़ रहे होंगे तो उस समय आपने क्या किया होगा प्यार बच्चों, उस समय आप लोगों ने हमेशा देखा होगा कि अगर किसी ने आपकी कॉपी या किताब को फेंक दिया तो आप क्या है उसकी कॉपी किताब को दूर फेंक देंगे। अगर किसी ने आपको पेन भाई मार दिया है तो आप उसके दोबारा पेन मारोगे। अगर किसी ने आपकी पेज को फाड़ दिया है, पेज पे कुछ लिख दिया है, तो आप जरूर उसके पेज को फाड़ोगे। यही होता है जैसे को तैसे की अवस्था, पेपर में पूछा गया है।
बहुत बार ये क्वेश्चन आया है कि कोहलबर्ग के अनुसार किस स्टेज को जैसे की तैसी अवस्था कहा है। तो बच्चा याद रखना ये होती है आपकी प्री कन्वेंशनल स्टेज, और उसकी कौन सी होती है, सेकंड बच्चा सब स्टेज होती है साधनात्मक सापेक्षता। ये याद रखना आप लोग। क्लियर हुई भाई ये चीजें? ठीक है जी। तो हमने कोहलबर्ग के अनुसार पहला जो पार्ट है भाई वो आपका कंप्लीट हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कन्वेंशनल लेवल क्या है बच्चा, इसमें 10 वर्ष से लेकर 13 वर्ष की उम्र को रखा है। कितने वर्ष की को, 10 वर्ष से लेकर 13 वर्ष की उम्र को रखा है। इस अवस्था में बच्चा दूसरे लोगों के मानकों को अपने अंदर समावेशित कर लेता है तथा उसी के अकॉर्डिंग सही या गलत का निर्णय लेता है। तो अब उम्र क्या है, अब है उम्र भाई 10 से 13 वर्ष की। इस उम्र में क्या है, अब जो बच्चा है वो दूसरे के क्या है, याद रखना, मानकों को, दूसरे के जो आदेश होते हैं उन्हें क्या है अपने अंदर सम्मिलित कर लेता है। जैसे मुझसे किसी ने कहा भाई, सपोज करना हमसे कहा कि भाई झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी करना पाप है। अब क्या है, जो बच्चा रहेगा 10 से 13 वर्ष का, वो उसके दिमाग में वो चीज हमेशा चलेगी। वो काम तो करेगा लेकिन उसको स्वयं को भी पता है इस चीज के बारे में कि चोरी तो मैं कर रहा हूं, लेकिन और पापा को पता चला या माता पिता को पता चला मेरी पिटाई हो सकती है। तो बच्चा याद रखना यही क्या होता है, इसी को कहा जाता है कन्वेंशनल लेवल भाई। अगर चाहते हो सीटेट में भाई अच्छा स्कोर चाहते हो प्यारे बच्चों, तो ध्यान देना आपके लिए संपूर्ण सीटेट का 2024 का जो भी सीडीपी, पेडागोजी या साइकोलॉजी प्यारे बच्चों संपूर्ण कराई जाएगी भाई 2024 की। बिल्कुल भी टेंशन ना ले। तो जो भाई पहली बार चैनल के साथ जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर लाइक करना ना भूलें। प्यारे मित्रों ध्यान देना 2024 का जो सीटेट का पेपर है, इस पेपर में आपको संपूर्ण चीज पढ़ाई जाएगी भाई इस चैनल के माध्यम से, जीत मंत्रा के माध्यम से भाई आपको हर एक चीज कराई जाएगी, पूरी डिटेल के साथ कराई जाएगी। तो भाई जो पहली बार उसके साथ चैनल के साथ जुड़ा है प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसकी सब स्टेज क्या होती है, लेवल 2 भाई। पहला है अच्छा लड़का या अच्छा लड़की बनने की उन्मुखता क्या होती है प्यारे बच्चों, यानी गुड बॉय एंड गुड गर्ल के बारे में। इसमें दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोदन अर्जित करता है, यानी कि गोल्डन रूल का विचार आता है। बच्चा क्या करता है इसमें, अच्छा लड़का और अच्छी लड़की जो बनने के उन्मुखता होती है बच्चों में, वो क्या होता है। जैसे कभी भी आपने ऑब्जर्वेशन किया होगा, जैसे ही घर पर कोई गेस्ट आएगा, तो जब घर पे कोई गेस्ट आता है प्यारे बच्चों ध्यान देना, तो आप लोगों ने देखा होगा कि माता पिता, जैसे माता जी चाय बना रही हैं, तो चाय बनाते वक्त जो घर में छोटे बच्चे होंगे जिनकी उम्र लगभग 10 से 12 या 13 वर्ष की रहेगी, वो छोटे बच्चे अपनी माता का भाई क्या है हाथ बटाएंगे। हाथ बटाने का मतलब क्या है, अगर माता जी चाय लेके जा रही हैं तो वो नमकीन की ट्रे उठाएंगे भाई, लेके जाएंगे। अगर पानी का गिलास वहां पे रखा है, गेस्टों ने पानी पी लिया, तो इन गिलासों को इकट्ठा करके वो वापस लेके आएंगे। आपने हमेशा ये चीज देखी होगी, ध्यान दिया होगा इन चीजों के ऊपर। ऐसा होता क्या है, ऐसा इसलिए होता है कि जो वो बच्चे हैं उस फैमिली के, वो बच्चे चाहते हैं कि जो वो गेस्ट है, जो वो पड़ोसी हैं, वो देखें और उनकी शाबाशी करें। वो उनकी नजरों में अच्छा बनना चाह रहे हैं प्यारे बच्चों। तो इसी को कहा जाता है, याद रखना, अच्छा लड़का या अच्छी लड़की बनने की अनुमुक्ता भाई। अब देखिए इसी के अंदर मैं अगर बात करता हूं, लेकिन कभी कभी इसका क्या नेगेटिव सेंस भी निकल जाता है। हम लोग कभी चाय की ट्राई को लेके आ रहे हो, खाली कप में उन्हें लेकर आ रहे हो, और अचानक से वो भाई टूट जाए, अचानक से क्या हो जाए, वो हमारे हाथ से गिरकर टूट जाए। तो टूटने के बाद में क्या होगा भैया, घर वाले भैया बस मम्मी से बच जाओ तो बहुत बड़ी बात है प्यार बच्चों, ध्यान देना। तो ये क्या होता है, ये आपकी लेवल तो है प्यार बच्चों, याद रखना, स्टेज तो रहेगी आपकी फर्स्ट रहेगी, और ध्यान देना सब स्टेज क्या रहेगी बच्चा, सेकंड की फर्स्ट रहेगी भाई, और स्टेज क्या है आपकी सेकंड। अब सेकंड क्या है, कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता क्या होती है, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में प्यार बच्चों। लॉ एंड ऑर्डर क्या होते हैं, इसमें बच्चा कानून तथा सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने की भावना विकसित करता है। इसमें कानून व्यवस्था प्राथमिकता देता है। इस स्टेज के अंदर जो बच्चा होता है उसे कानूनों के बारे में, उसे समाज की जो व्यवस्था है उसे बनाने के बारे में पता चल जाता है। अब वो ये चाहता है कि मैं कोई भी ऐसा काम ना करूं जिससे समाज की व्यवस्था भाई खराब हो, या जिससे समाज को कोई नुकसान हो प्यारे बच्चों। इसी में जो कानून होता है, कानून व्यवस्था को वो क्या देता है, प्राथमिकता देता है। तो यही होता है, याद रखना, कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता प्यारे बच्चों। तो ये लेवल सेकंड या स्टेज सेकंड का क्या है, सेकंड सब स्टेज होती है। तो चलिए अब तीसरी स्टेज के बारे में जानते हैं, थर्ड स्टेज क्या होती है भाई। थर्ड स्टेज होती है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। क्या है भाई, ये 13 वर्ष से अधिक होती है।
इसमें फैसला या जो डिसीजन होता है वो खुद के लिए लिया जाता है, खुद से लिया जाता है, सेल्फ से। ठीक है भाई, जो गलत है सही है ठीक है मैं खुद देखूंगा, क्योंकि अब उम्र क्या है, बढ़ चुकी है। अब बच्चा जो है वो किस अवस्था में चल चुका है, किशोर अवस्था में चल चुका है। तो किया जाता है ना कि समाज के जरिए किया जाता है, ध्यान देना क्या सही और क्या गलत है। इसमें बच्चा जो भी डिसीजन लेगा ना वो खुद के लेगा, सेल्फ के लेगा। उसे इस चीज से कोई इफेक्ट नहीं है कि क्या समाज के लिए सही है और क्या समाज के लिए गलत है। इसमें तो सिर्फ बच्चा वही डिसीजन लेता है जिससे उससे बेनिफिट मिले, जिससे उसे फायदा मिले। प्यारे बच्चों, अब देखिए इसकी जो दो सब स्टेज है भाई वो कौन कौन से हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो इसकी पहली जो सब स्टेज होती है उसे कहते हैं सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता बच्चा। अब देखिए ये क्या है, इसमें किशोर यह मानता है कि नियम लोगों के भले के लिए है। अगर किसी नियम से किसी का नुकसान होता है तो ऐसे नियम को तोड़ देना चाहिए। तो इसका मानना है कि अब जो बच्चा है उसे ये पता है कि जितने भी रूल रेगुलेशन बने हैं वो सभी की भलाई के लिए बने हैं, लेकिन ध्यान देना प्यारे बच्चों कि उन्हें अगर, जैसे आपने सुना है ना कि अगर झूठ बोलने से किसी की जान बच रही है तो उस जगह झूठ बोल देना चाहिए प्यारे बच्चों। तो सेम कंडीशन यही होती है, लेकिन इस सिचुएशन पे यहां पर जो बच्चा होता है वो ये जानता है कि अगर मेरे नियम तोड़ने से किसी की जान बच रही है तो मुझे ऐसी कंडीशन में नियम तोड़ देने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल समझना, आप लोग कहीं से जा रहे हो, अचानक सामने रेड लाइट हो जाती है, लेकिन जैसे ही रेड लाइट को लोग कोई भी व्यक्ति पार कर रहा है तो उसका सडनली अचानक से एक्सीडेंट हो जाता है और रेड लाइट जो है वो खत्म हो जाती है, ग्रीन लाइट हो जाती है। तो क्या हम लोग अगर देखा जाए रूल रेगुलेशन के हिसाब से चलें तो भाई अगर ग्रीन लाइट होगी तो हमें हाईवे को पार नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें यह भी पता है कि अगर हमें हाईवे को पार करने से, रोड को क्रॉस करने से उस सिचुएशन में उस व्यक्ति की मैं जान बचा सकता हूं तो मैं उस नियम को, उस रूल को तोड़ सकता हूं प्यारे बच्चों। तो यही क्या होता है, यही होता है सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता, यानी कि समाज की भलाई के लिए अगर मैं किसी रूल को तोड़ रहा हूं तो उसमें हमें तोड़ देना चाहिए। तो सेकंड देखिए, सेकंड पार्ट क्या होता है, सेकंड स्टेज क्या होती है, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता। ये क्या होता है भाई, इसमें किशोर दूसरों के विचारों से नहीं बल्कि खुद के मानकों के अनुसार व्यवहार करता है। इसमें किशोर दूसरों के फायदे के लिए अपनी जान पर खेल जाते हैं। जैसे प्यार बच्चों आपने ध्यान देना इस चीज के बारे में कि अगर इन्हें दूसरों की लग रही कि हमें दूसरों के बारे में क्या है फाइनली कि क्या है भाई हमें जान बचानी है, अगर उन्हें रिस्क है ना अपनी जान का वो तब भी खेल जाते हैं। उन्हें लगा कोई बात नहीं यार देखा जाएगा, अगर मैं उस हाईवे को क्रॉस कर दूंगा मेरे ऊपर केस चलेगा, मैं उस केस को देख लूंगा, लेकिन मुझे इस व्यक्ति की जान बचानी है। प्यारे बच्चों ये किस में होता है, ये होता है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत के अंदर भाई। तो इसी प्रकार से आपका जो आज नैतिक विकास का सिद्धांत है जो किसने दिया था, कोहलबर्ग ने दिया था, जिस जो किस देश के निवासी थे, अमेरिका देश के। और ये पूरी स्टोरी क्या होती है, हेंज नाम के व्यक्ति के ऊपर होती है। ये क्या होती है प्यारे बच्चों, आपकी समाप्त होती है। इसी प्रकार से हर एक थ्योरी को, हर एक टॉपिक को हम रोजाना पर डे रात को 9 बजे प्यारे बच्चों आपकी क्लास होगी। तो प्रति एक दिन रात को 9 बजे भाई आपकी रोजाना इस प्रकार से क्लास चलेगी, जिसमें आपके 2024 सीटेट का जो एग्जाम रहेगा उसकी पूरी और भाई कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी, क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो जुलाई में है प्यारे बच्चों। कब है, जुलाई में। तो बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए, चैनल के साथ बने रहिए। इससे पहले 2 क्लासेस में गिर चुका हूं और बाकी की क्लासेस मैथ की पेडागोजी, ईवीएस की पेडागोजी बच्चा 2023 के एग्जाम में जो पढ़ाया था आप लोग उन वीडियोस को भी देख सकते हो, या फिर अब जो कंटिन्यू आपकी लगभग ये क्लास चल रही है रोजाना प्रत्येक दिन 9 बजे के भाई क्या है आप लोग जुड़िए और क्लासों को देखिए। और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।